Hello guys, this is Mayank, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी एंड डी कॉलेज सिकावत। इस वीडियो में मैं बीए ज्योग्राफी सेमेस्टर सेकंड का जो पूरा सिलेबस है उसको डिस्कस करूँगा तथा क्योंकि ये इस बार जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होने जा रहा है, तो उसी हिसाब से मैं जो सारा कंटेंट है बीए सेमेस्टर सेकंड का ज्योग्राफी का, वो इस पूरा ही मैं इन वीडियोस के माध्यम से, यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और जो भी आपको यहाँ से कोई चीज़ें डाउट्स हैं, इस वीडियो में जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पुटअप करूँगा, तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, और आपको ये पूरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने सिलेबस डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी में इस बार क्या आने वाला है बीए सेमेस्टर सेकंड में। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं इसका जो यूनिट फर्स्ट है उसमें कॉन्सेप्ट एंड नेचर। अब ये किस चीज़ का कॉन्सेप्ट या नेचर की बात हो रही है, तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी की। ठीक है, इस बार जो हमारा टाइटल है वो ह्यूमन ज्योग्राफी है। ठीक है, हिंदी में बताएं तो मानव भूगोल। ठीक है, अब उसका हम कॉन्सेप्ट यानी मानव भूगोल क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका नेचर क्या है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। स्कोप का अर्थ होता है यानी ह्यूमन ज्योग्राफी में हम किस किस चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, मानव भूगोल में मानव भूगोल के क्या क्या अंग हैं और उनको किस किस चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका क्या स्कोप है। ठीक है, उसका क्या कार्य क्षेत्र है हिंदी में। ठीक है, ऐसे ही हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग्स इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू पुराणास। इसके बाद हम जो जोग्राफिकल थॉट, जो भौगोलिक चिंतन विकसित हुआ है खासकर किसके परिप्रेक्ष्य में, इंडिया में। ठीक है, इंडिया में भौगोलिक विचारधारा कैसे कैसे उत्पन्न हुई, और मेनली किसको फोकस रखेंगे हम, पुराणों पे। ठीक है, जो हमारे 18 पुराण हैं उनमें ज्योग्राफी की क्या क्या रेफरेंसेस दिए हुए हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगा, प्लस उसके जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यूनिट सेकंड में हम मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे, यानी मानव और प्रकृति या पर्यावरण के बीच में किस तरीके का संबंध है। ठीक है, यानी मानव से प्रकृति कैसे चेंज हो रही है, प्रकृति मानव को कैसे चेंज कर दे रही है, तो इनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है, जो अंतर संबंध है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनिट सेकंड में। और यही इंटर रिलेशनशिप ये मेनली तीन तीन टाइप का होता है। एक होता है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, एक पॉसिबिलिज्म, एक न्यू डिटर्मिनिज्म। ठीक है, यानी निश्चयवाद, डिटर्मिनिज्म से हिंदी में बोलते हैं निश्चयवाद, जिसमें प्रकृति डोमिनेट करती है, इंसान एक पैसिव एजेंट के तौर पे काम करता है। सेकंड है पॉसिबिलिज्म, पॉसिबिलिज्म में होता है संभववाद, यानी हिंदी में उसे संभववाद बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, मैन ही सब कुछ होता है। ठीक है, यानी इंसान ही एक एक्टिव एजेंट के तौर पे काम करता है, जबकि जो नेचर है, प्रकृति है, वो एक पैसिव एजेंट के तौर पे काम करती है, यानी इंसान प्रकृति को रौंदते चला जाता है। संभववाद यानी सब कुछ संभव है, इंसान अपने टेक्नोलॉजी और ज्ञान के बेस पे सब कुछ संभव कर सकता है, ये है पॉसिबिलिज्म। और तीसरा जो अंतर संबंध है या इंटर रिलेशनशिप है, वो है न्यू डिटर्मिनिज्म की। ठीक है, न्यू डिटर्मिनिज्म में क्या होता है कि निश्चयवाद में ही और संभववाद, इन दोनों के बीच की कड़ी है ये। ठीक है, ना ही प्रकृति किसी इंसान को रौंद सकती है, ना ही इंसान प्रकृति को रौंद सकता है। ठीक है, इंसान और प्रकृति के बीच जो सामंजस्य बैठता है वही है न्यू डिटर्मिनिस्ट अप्रोच। ठीक है, यूनिट थर्ड में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड वर्ल्ड पैटर्न। ठीक है, यानी पूरे संसार में किस तरीके से जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, किस जगह पे पॉपुलेशन की डेंसिटी सर्वाधिक है, कहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, या कहाँ पर मीडियम है। ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, हम पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ देखेंगे, माइग्रेशन देखेंगे, यानी कहाँ से, किस जगह से एक जगह से दूसरी जगह लोग जा रहे हैं, वो हम इंटरनेशनल भी देखेंगे माइग्रेशन, प्रवास, या इंडिया के भीतर भी देखेंगे। ठीक है, इंडिया में कहाँ से लोग किधर की तरफ प्रवास कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं, पुल फैक्टर क्या है, पुश फैक्टर क्या है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा माइग्रेशन इंडिया में किस फॉर्म में होता है, रूरल टू अर्बन होता है, अर्बन टू रूरल होता है, या अर्बन टू अर्बन होता है, या रूरल टू रूरल होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल माइग्रेशन में। ठीक है,
कॉजेज़, उसके कारण क्या है माइग्रेसिस के, उनके प्रभाव क्या पड़ते हैं सोसाइटी पे, माइग्रेशन की वजह से क्या प्रभाव पड़ता है, एक वहाँ पर जहाँ डेस्टिनेशन है, जहाँ पर लोग जा रहे हैं, वहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या जहाँ से लोग आ रहे हैं वहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, अगर किसी जगह पे ओवर पॉपुलेशन हो रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, और ओवर पॉपुलेशन क्यों हुई है, क्या कारण है। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और सेम इसी तरीके से अंडर पॉपुलेशन के एरिया को भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी हो गई यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड। इसी तरीके इसी तरीके से हम यूनिट फोर्थ को देखेंगे, जिसमें हम ह्यूमन सेटलमेंट्स को पढ़ेंगे। ह्यूमन सेटलमेंट्स का अर्थ होता है मानवीय अधिवास। सेटलमेंट्स मीन्स जहाँ पर लोग रह रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से लोग रह रहे हैं, कैसे अधिवास बना, सेटलमेंट्स का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। पहले सबसे पहले एक हैमलेट्स थे, छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी थी, यानी छोटे छोटे गांव, गांव से भी छोटा एक एरिया बसा होता था, फिर गांव बने, गांव से शहर बने, शहर से बिग सिटीज़, मेगा सिटीज़, मैक्रोपोलिस, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। टाइप्स, अधिवास के टाइप्स कैसे होते हैं, रूरल सेटलमेंट्स क्या होता है, ग्रामीण अधिवास किस तरीके से होता है, शहरी अधिवास किस तरीके का होता है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, हाउस टाइप्स, घरों के प्रकार किस तरीके से होते हैं, और घरों के प्रकार क्लाइमेट के हिसाब से कैसे बदलते हैं, ठीक है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। और मेनली किस किस पर फोकस रखेंगे, हम इंडिया के अधिवास को देखेंगे, ठीक है। यूनिट फिफ्थ में हम प्रिमिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है, फूड गैदरिंग, यानी जो प्राचीन इतिहास में किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन करते थे, किस तरीके की उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, आर्थिक क्रियाकलाप लोगों के क्या रहे हैं, किस तरीके से वो अपना भोजन इकट्ठा करते थे, फूड गैदरिंग पे थे पहले, हंटिंग करने लगे, पेस्टोरल करने लगे, यानी पशुचारण करने लगे, फिशिंग, ठीक है, लंबरिंग एंड प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, इन सारी चीज़ों को, जो प्रिमिटिव इकोनॉमीज़ हैं, जहाँ पहले से जो चीज़ें चलती चली आ रही हैं, यहाँ पर हम एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम सेकेंडरी या टर्सरी एक्टिविटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें केवल प्रिमिटिव इकोनॉमिक्स की बात होगी, जिसमें फूड गैदरिंग की बात होगी, हंटिंग की बात होगी, पेस्टोरल हर्डिंग की बात होगी, फिशिंग की बात होगी, लंबरिंग कहाँ पर होती है, लंबरिंग मीन्स लकड़ी से जो भी कार्य होते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, इन सारी चीज़ों का, यानी एग्रीकल्चर की वो शाखा जो प्रिमिटिव है, जैसे झूमिंग खेती, ठीक है, मिल्पा, रोको, इनके अलग अलग टाइप्स झूमिंग के, ठीक है। इसी तरीके से यूनिट सिक्स में हम कल्चरल रीजन्स को देखेंगे, कल्चरल डिफ्यूज़न, ठीक है, रेस के बारे में देखेंगे, रिलीजन, धर्म के बारे में देखेंगे, और लैंग्वेज के बारे में देखेंगे, ठीक है। ये हम ऑल वर्ल्ड के लेवल पे भी देखेंगे, प्लस इंडिया के लेवल पे भी, ठीक है। यूनिट सेवन में हम वर्ल्ड ट्राइब्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो जनजातियां हैं, ये विश्व की जनजातियां, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। उनमें से मेनली हम स्कीमों पे फोकस रखेंगे, किर्गिज़, बुशमैन, मशाई, सेमांग एंड पिग्मीज, ठीक है। इनके साथ साथ जो भी एक दो और भी जो बचेंगे, उनको भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लास्ट यूनिट है हमारा यूनिट 8, जिसमें हम इंडियन ट्राइब्स को देखेंगे, ठीक है, यानी भारतीय जनजातियों को देखेंगे। भारतीय जनजातियों की कितनी पॉपुलेशन है, कितना परसेंटेज है, क्या स्टेटस है उनका, ठीक है, पीवीटीज़ क्या होते हैं, भोटिया, और उनमें से केवल हम स्पेशल फोकस रखेंगे भोटियाज़ पे, गैडीज़ पे, थारूज़ पे, भील पे, गोंड पे, संथाल एंड नागाज़ पे, ठीक है। ये हमारा पूरा सिलेबस यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब यूनिट वाइज यूनिट हम इन वीडियोस के माध्यम से इस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। और इसमें हम क्या है कि आपके जो पेपर्स हैं वो जल्द ही 1-2 महीने के बाद होने जा रहे हैं, ठीक है, तो उतना वक्त नहीं है कि आप पूरा थियोरेटिकल कवर करें उसके बाद ये सारी क्वेश्चंस को लगाएं। मैं कोशिश करूंगा कि पहले सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाया जाए, और उसी के जो एक्सप्लेनेशन होगी, जैसे जैसे क्वेश्चंस में डिमांड होगी उस हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलते हैं अपने थ्योरी के इस वीडियो में, ठीक है। और इस वीडियो का मैं रेफरेंस ले रहा हूँ कृष्णा पब्लिकेशन की बुक से, ठीक है। वो BA सेकेंड सेमेस्टर, BA फोर्थ सेमेस्टर दोनों के लिए बुक आई है ज्योग्राफी की, कृष्णा पब्लिकेशन से, मास्टर बुक करके है, ठीक है। तो वो एक उसमें आपका थर्ड सारी क्वेश्चन दे रखे हैं पर यूनिट वाइज, प्लस उसमें मॉडल क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर भी हैं, तो आप चाहें तो उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का अर्थ क्या है, ठीक है, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। तो हम इस क्वेश्चन में ह्यूमन ज्योग्राफी जानेंगे। इंग्लिश में जो भी लोग हैं वो क्वेश्चन इसमें भी इंग्लिश में भी दे रखा है कि मीन्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक
ठीक है। उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको उनमें से बेस्ट ऑप्शन लगाना है, ठीक है। अगर हिंदी की बात की जाए तो मानव की क्रियाओं का भौगोलिक अध्ययन क्या मानव भूगोल कहलाता है। ऑप्शन बी है पर्यावरण का भौगोलिक अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। ऑप्शन सी है मानव व जीव जंतुओं का भौगोलिक अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। सेम वे में अगर हम इंग्लिश का देखें तो मीन्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पहला दे रखा है कि ज्योग्राफिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, ज्योग्राफिकल स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। सी है आपका ज्योग्राफिकल स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चंस को करने से पहले हम इसके बेस को प्रिपेयर करते हैं पहले, कि ज्योग्राफी क्या होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस को पढ़ते हैं, देन फिर इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं, ठीक। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ, ठीक है, ज्योग्राफी क्या है, मेनली ये ग्रीक्स भाषा का शब्द है, ठीक है, और इसको कॉइन किया था 3rd सेंचुरी बीसी में, ठीक है। यानी आज से 2400 साल पहले इस शब्द की उत्पत्ति हुई। और किसने उत्पत्ति की है ये? इरेटोस्थनीज, ठीक है, जिसको फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी भी कहा जाता है। कहाँ के थे ये निवासी? ये आपके ग्रीक स्कॉलर थे, ठीक है, ग्रीक ज्योग्राफर थे। उन्होंने क्या किया कि इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द को कॉइन किया। उससे पहले भी ज्योग्राफी थी, उससे पहले भी इंसान था, ठीक है, उससे पहले भी लोग रहा करते थे पृथ्वी पर। लेकिन जो पर्टिकुलर ज्योग्राफी वर्ड आया है, जो शब्द आया है, वो कॉइंट किया है आपके इरेटोस्थनीज ने, ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, ठीक है, व्यवस्थित भूगोल का जनक, ठीक है। अब ज्योग्राफी जो शब्द है मेनली ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जी प्लस ग्राफी, या ग्राफिन, ठीक है। जी को हम GEO भी कह सकते हैं। ये दोनों ही जो शब्द हैं ये आपके ग्रीक भाषा के शब्द हैं। जी का अर्थ होता है दी अर्थ, यानी पृथ्वी। ग्राफिन का अर्थ होता है टू डिस्क्राइब करना, टू डिस्क्राइब। सिंपली इसका जो शाब्दिक अर्थ हो गया कि पृथ्वी के बारे में बताना, ज्योग्राफी कहलाता है। ज्योग्राफी का ही हिंदी रूपांतरण भूगोल है, ठीक है। लेकिन समय के साथ जो इंसान की ज्ञान की शक्ति, ज्ञान था, वो भी इंक्रीज हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी, ठीक है। तो जो मैन की जो ज्योग्राफी की डेफिनेशन है वो भी इंक्रीज हो गई, वो भी एक उसमें भी अलग अलग डायमेंशंस जनरेट हुए। और फाइनली 1959 में रिचार्ड हर्टसोन ने, ठीक है, रिचार्ड हर्टसोन अपनी पुस्तक, रिचार्ड हर्टसोन की बात कर रहा हूँ मैं, 1959 में अपनी एक पुस्तक लेके आए जिसका नाम था पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। इस पुस्तक में उन्होंने ज्योग्राफी की एक अच्छी सबसे सुव्यवस्थित डेफिनेशन दी, ठीक है। उस डेफिनेशन में उन्होंने बोला कि ज्योग्राफी, अकॉर्डिंग टू हिम, ज्योग्राफी इज कंसर्न टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट, ठीक है, आप वर्ड्स पे ध्यान रखेंगे, आप चाहें तो नोट डाउन कर लें, ठीक है। ज्योग्राफी की जो मेन डेफिनेशन है वो ये आप हमेशा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी इज कंसर्न टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट, orderly, rational description and interpretation of the variable characters of the earth surface, ठीक है। हाँ, तो रिचार्ड हडसन कहते हैं ज्योग्राफी इज कंसर्न टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट, ऑर्डरली, रेशनल, ये आप वर्ड्स ध्यान रखिएगा, ठीक है, रेशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन आप साथ साथ लिखते जाइएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, ऑफ द वेरिएबल करेक्टर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? रिचार्ड हर्टसोन, ठीक है। कब दी गई है? 1959। और इनकी बुक का क्या नाम था? पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। अगर इसी चीज़ को हिंदी में कहा जाए तो रिचार्ड हर्टसोन के अनुसार भूगोल का उद्देश्य भूगोल
का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक, ठीक है, धरातल की प्रादेशिक स्लैश क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। ठीक है, वर्णन एवं व्याख्या करना है। ठीक है, ये भी किसी ने दिया है, ये वही सेम डेफिनेशन है, ये हिंदी में है। ठीक है, तो ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, किसी धरातल यानी जो अर्थ सरफेस है उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो भी उसके करेक्टर्स हैं, जो भी वेरिएबल्स करेक्टर हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे, प्रादेशिक रूप पे यानी क्षेत्रीय, रीजन वाइज रीजन, ठीक है, यानी अक्रॉस द रीजन्स क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं अर्थ के सरफेस पर, उन सब का वर्णन करना, उसको एक्सप्लेन करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना, उसको डिस्क्राइब करना, यही क्या है, ज्योग्राफी है। ठीक है, यहाँ तक आपने ज्योग्राफी को समझा। ठीक है, अब ज्योग्राफी यानी अर्थात भूगोल, इसके फर्दर दो हिस्से में ये भूगोल को तोड़ा जाता है, यानी ज्योग्राफी की दो ब्रांचेस हैं, मेन ब्रांचेस। एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसे बोला जाता है ज्योग्राफी की जो फिजिकल, एक हिस्से को तोड़ा जाता है, ठीक है, अर्थात भूगोल को दो हिस्सों में तोड़ा जाता है, जिसका एक हिस्सा होता है फिजिकल ज्योग्राफी अर्थात भौतिक भूगोल। ठीक है, इसे भौतिक भूगोल कहते हैं। दूसरा हिस्सा होता है ह्यूमन ज्योग्राफी अर्थात मानव भूगोल, जिसका हम सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मानव भूगोल। इधर क्या था, भौतिक भूगोल। ये आप बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, बीए या बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के पेपर में आपने भौतिक भूगोल को पढ़ रखा है। ठीक है, यानी फिजिकल ज्योग्राफी आप ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। इस सेमेस्टर में आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं अर्थात मानव भूगोल। ठीक है, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, भौतिक भूगोल में आप क्या पढ़ रहे होंगे, भौतिक यानी वो चीज़ें जो प्रकृति ने बना के दी हैं। इसको इसी वजह से इसका दूसरा नाम प्राकृतिक भूगोल भी है, प्राकृतिक भूगोल भी है। ठीक है, अब हम फिजिकल ज्योग्राफी यानी दोनों जो मानव भूगोल है, दो ब्रांचेस बन गई हमारे साथ, यानी ज्योग्राफी मेन हो गया, उसके दो टुकड़े हो गए, एक फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, अब फिजिकल ज्योग्राफी की फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में हम सारी चीज़ें वो पढ़ेंगे जो नेचर ने दे रखी हैं, जो प्रकृति ने दे रखी हैं। अब प्रकृति ने जैसे जो जो चीज़ें दी हैं उसी फॉर्म में हम उनकी हमने ब्रांचेस कर रखी हैं। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, पहली ब्रांच होगी जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी का हिंदी, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी को कहा जाता है अब भू आकृति विज्ञान। जियो अर्थात भू यानी पृथ्वी, मॉर्फो का मतलब होता है उसके रूप, ठीक है, उसके टाइप्स। ठीक है, जैसे मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो का मतलब होता है उसके प्रकार या टाइप्स। ठीक है, लॉजी का मतलब उसकी साइंस या स्टडी करना। तो जियोमॉर्फोलॉजी क्या हो गया हिंदी में, भू आकृति विज्ञान। ठीक है, इसको हिंदी में आप लिखना चाहें तो ये हो गया भू आकृति विज्ञान। ठीक है, इसी प्रकार से क्लाइमेटोलॉजी हो गया आपका जलवायु विज्ञान। ठीक है, आप लिख लीजिएगा जलवायु विज्ञान। ओशनोग्राफी, ओशियन की बारे में स्टडी करेंगे इसमें। ओशनोग्राफी क्या होता है, सामुद्रिक विज्ञान। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे हमने दे रखा है सॉइल ज्योग्राफी। ठीक है, इसमें हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, ये मृदा विज्ञान हो गया। इसी प्रकार से इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, पर्यावरणीय भूगोल। ठीक है, नीचे बायो ज्योग्राफी अर्थात जैव भूगोल। ठीक है, दूसरा पर्सपेक्टिव, दूसरी तरफ अगर हम बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी, तो इसमें हो गया हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब होता है मानव भूगोल, जिसमें मानव की क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता हो। ठीक है, मानव और प्रकृति के बीच के जो अंतर संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो उसमें किस तरीके से अध्ययन किया जा रहा है, अगर हिस्ट्री के पर्पस यानी हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी दोनों को मिक्स कर दिया जाए, यानी मानव के इतिहास को दिखा रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्पेस में या किसी पर्टिकुलर रीजन पे, तो वो क्या बन गया, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ज्योग्राफी जहाँ भी शब्द लगेगा, ठीक है, उसका मतलब होता है स्पेशियल या स्पेस। ठीक है, यानी
अप्रोच क्या रहेगी, हमारी स्पेशियल अप्रोच रहेगी। ठीक है, जहाँ भी ज्योग्राफी शब्द लगेगा अर्थात हम किसकी बात कर रहे हैं, एक जगह की बात कर रहे हैं, एक स्पेस की बात कर रहे हैं। अगर उस जगह में हिस्ट्री हुई है, उस जगह का इतिहास क्या है, उस जगह में कैसे मानव का इतिहास रहा है, तो हमारा क्या बन गया, ये हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। उसी जगह में अगर क्या सोसाइटी है, किस तरीके का वहाँ धर्म है, एक पर्टिकुलर हमने जगह ले ली, चाहे वो एक एक देश हो सकता है, एक महाद्वीप हो सकता है, या पूरा पृथ्वी हो सकती है, ठीक है, या क्लाइमेट में हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। आपका एक स्पेस होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए, एक्स वाई जेड का एक स्पेस होना चाहिए, ठीक है। उसमें जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, अगर उसमें इतिहास घटित हो रहा है तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। अगर उसमें सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, हम धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, जाति के बारे में पढ़ रहे हैं, भाषाओं के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, सोशल ज्योग्राफी। ऐसे ही अगर हम पॉलिटी, उसकी राजनीति, हम उस जगह की राजनीति पढ़ रहे हैं, उसकी जियो पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है। इसी प्रकार से पॉपुलेशन ज्योग्राफी, एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र है, एक पर्टिकुलर स्पेस है, एक एरिया है, उसका पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उसके इस किस हिस्से में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है, किस हिस्से में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कम है, या किस हिस्से में डेंसिटी कम है, या कहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पर ग्रोथ कम हो रहा है, इस तरीके से हम स्टडी करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ठीक है। इसी तरीके से हम सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ेंगे। सेटलमेंट ज्योग्राफी का मतलब होता है अधिवास भूगोल, जिसमें हम रूरल सेटलमेंट्स, अर्बन सेटलमेंट्स, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है, यानी अब जो मानव के क्रियाकलाप हैं जिनसे धन प्राप्त होता है, ठीक है, जिससे जीवन जीने की सुख सुविधाएं मिलती हैं, जिससे आपको धन प्राप्त हो, दैट बिकम्स इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें आप पढ़ेंगे, आप एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी अलग हो जाएगा, इसके बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे आपको। जैसे अगर मैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बहुत से टाइप्स की बात करूं तो इसमें एग्रीकल्चर ज्योग्राफी अलग हो जाएगा, इसकी सब ब्रांचेस बन जाएगा। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी अलग हो जाएगा, रिसोर्स ज्योग्राफी अलग हो जाएगा, मार्केटिंग ज्योग्राफी अलग हो जाएगा, टूरिज्म ज्योग्राफी अलग हो जाएगा। इस प्रकार से जो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो स्कोप है, ये बहुत ही लार्ज है, बहुत बड़ा है स्कोप है। ह्यूमन ज्योग्राफी में लगभग पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सारा कुछ मानव भूगोल में आ जाएगा। जो भी मानव से संबंधित सभी कुछ, जो भी सारी एक्टिविटीज़ ह्यूमन करता है, ठीक है, और जिससे नेचर पे प्रभाव पड़ता है या नेचर से ह्यूमन के क्रियाकलापों पे प्रभाव पड़ रहा है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ मानव भूगोल के स्कोप में आ जाएंगे, ठीक है, उसके कार्य क्षेत्र में आ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपका, अगर यहाँ हम देखें तो मेडिकल ज्योग्राफी भी इसी में आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब डॉट डॉट लॉ लगाया है, मतलब इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा है। फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाएंगी, इसी प्रकार से ह्यूमन ज्योग्राफी में भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि जो ज्योग्राफी है उसकी किस दो सब ब्रांचेस हैं, एक मानव भूगोल, एक फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, या भौतिक भूगोल। अब इन दोनों ब्रांचेस की भी हमने सब ब्रांचेस देखी, ठीक है। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी की हमने जियोमॉर्फोलॉजी देखी, क्लाइमेटोलॉजी देखी, ओशनोग्राफी देखी, सॉइल ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। उसी प्रकार से अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें हमने हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, डेमोग्राफी या पॉपुलेशन ज्योग्राफी एटसेट्रा, बहुत सारी ब्रांचेस की हमने उसमें बात की। अब ये ब्रांचेस आई कहाँ कहाँ से हैं, किस किस चीज़ों से लिए हैं। ज्योग्राफी इज़ नॉट ए प्योर साइंस, ज्योग्राफी खुद में एक साइंस नहीं है। ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे फील्ड से उठाई हुई हैं। जैसे हम अगर हम इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी की बात करेंगे, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे, तो मेनली जो कॉन्सेप्ट हैं, उसकी जो थ्योरीज़ हैं, वो मेनली हमने इकोनॉमिक्स से उठाई हैं और उनको इंटरलिंक कर दिया ज्योग्राफी के साथ, ठीक है। तो वो हमारा क्या बन गया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सेम वे में जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोलॉजी, यानी हाइड्रोलॉजी से हमने क्या बना लिया है, ओशनोग्राफी। हाइड्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट लिए और अपनी ज्योग्राफी के साथ इंटरलिंक किया तो क्या बन गया, वो ओशनोग्राफी। ऐसे ही पेडोलॉजी, पेडोलॉजी क्या होता है, मृदा विज्ञान, ठीक है, और वहाँ से हमने क्या बना लिया, सॉइल ज्योग्राफी। बॉटनी से फाइटो ज्योग्राफी, ठीक है, फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स। जूलॉजी से जू ज्योग्राफी, जंतु ज्योग्राफी या जंतु भूगोल, ठीक है। इकोलॉजी से हमने लिया, इकोलॉजी पारिस्थितिकी को पकड़ा और वहाँ से हमारा क्या बन गया, ह्यूमन इकोलॉजी, ठीक है, यानी इंसान को पारिस्थितिकी के साथ अटैच कर दिया। एच ब्यूरोज वगैरह इन सब के कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएंगे, तो वहाँ से क्या बन गया, ह्यूमन इकोलॉजी, ठीक है। ऐसे ही इन्वायरमेंटल साइंस से हमने इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी बना लिया। एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम मानव के जो रेसेस हैं उनको स्टडी करते हैं, तो वहाँ से हमने क्या बना लिया है, कल्चरल ज्योग्राफी, ठीक है। मानव की रेसेस से क्या उनके ट्रेड्स हैं, क्या कल्चरल ट्रेड्स हैं, उन सबको एक जगह कंपाइल कर लिया और क्या बन गया, कल्चरल ज्योग्राफी, ठीक है, सांस्कृतिक भूगोल। फिलोसफी से हमने ज्योग्राफिकल थॉट बना लिए।
जो भी हमने ज्योग्राफी की फ़िलासफ़ी देखी कि ज्योग्राफी में फ़िलासफ़ी को ऐड किया कि ज्योग्राफी जो भी ज्योग्राफर रहे हैं, चाहे वो एरोडोटस रहा हो, इकेटियस रहा हो, एराटोस्थनीज हो, अरस्तु हो, प्लूटो हो, इन सभी जो लोग हैं इनकी थ्योरीज़ को उठाया और ज्योग्राफी की इनकी जो थ्योरीज़ में ज्योग्राफी का एसेंस है उन सभी को एक जगह कंपाइल किया और वो बन गया हमारा एक नया सब्जेक्ट ज्योग्राफिकल थॉट। ठीक है। सेम वे में सोशोलॉजी से चीज़ें उठाई, बन गया हमारा सोशल ज्योग्राफी। हिस्ट्री को हमने स्पेस पे लेके आए, हिस्ट्री को स्पेशियल एस्पेक्ट में हमने स्टडी किया और वो बन गया हमारा हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। ठीक है। इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस से पॉलिटिकल ज्योग्राफी, डेमोग्राफी से पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है। ऐसे ही आपका स्टैटिक्स एंड इकोनो मैट्रिक्स, इससे आपका बन गया क्वांटिटेटिव टेक्नोलॉजी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन ज्योग्राफी। ठीक है। आपने स्टेट से बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे मीन मीडियन मोड, या बहुत सारे कॉन्सेप्ट स्टेट से उठाए और इसको ज्योग्राफी में लेके आए और वहाँ से हमारा क्या बन गया, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ठीक है। मॉडल्स ऑफ पॉजिटिव्स, पॉजिटिविस्टिक मॉडल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। मैथ भी आ गया, मैथ से मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी बन गया। जियोलॉजी से जियोमॉर्फोलॉजी बना है। ठीक है। जियोलॉजी में जो हम रॉक्स वगैरह पढ़ते हैं उन सभी को हमने स्पेस पे डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया। ठीक है। तो वो हमारा बन गया जियोमॉर्फोलॉजी। सेम वे में मेट्रोलॉजी से क्लाइमेटोलॉजी। तो ये क्या है, ज्योग्राफी क्या है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी। ठीक है। यानी ज्योग्राफी क्या है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक सब्जेक्ट है, यानी जिसमें बहुत सारे डिसिप्लिन से, मल्टी डिसिप्लिन से हमने बहुत सारी कंटेंट को उठाया है और स्पेस के साथ स्पेशियल आस्पेक्ट में उसको अप्रोच किया है, उनको पढ़ा है। तो ये हमारा ज्योग्राफी का एक सिलेबस या स्कोप निकल के आया है। ठीक है। यानी बहुत सारी ब्रांचेस बनना स्टार्ट हुए। शुरुआत में ज्योग्राफी एक बहुत ही मेनली ज्योग्राफी को एक फिजिकल ज्योग्राफी के टर्म्स में स्टडी किया जाता था। ठीक है। चाहे वो ग्रीक्स स्कॉलर रहे हों, चाहे रोमन्स स्कॉलर रहे हों, या उनके बाद का जो डार्क एज या उसके बाद का भी एरा है, उन सब में यानी अप्रोक्सीमेटली अगर आप माने तो 19th सेंचुरी तक ज्योग्राफी को मेनली फिजिकल ज्योग्राफी माना जाता था, जिसको जनरल ज्योग्राफी कहा जाता था। ठीक है। लेकिन 19th सेंचुरी में या 19 या 20th सेंचुरी में बहुत सारे नए डायमेंशंस निकले ज्योग्राफी से, और ये जो नया कॉन्सेप्ट निकला यही आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है। यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का जो इवोल्यूशन हुआ है वो 19th और 20th सेंचुरी के 19th-20th सेंचुरी में हुआ है। ठीक है। और अभी भी चल रहा है। ठीक है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में मानव भूगोल बनना स्टार्ट हुआ और इसका एवोल्यूशन अभी भी बढ़ रहा है। ठीक है। इसका जो स्कोप है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम बताएं कि मानव भूगोल क्या है, अभी तक हमने भूगोल देखा, भूगोल की दोनों ब्रांचेस देखी, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, फिर उनकी सब ब्रांचेस देखी। अब हम केवल मानव भूगोल पे आते हैं क्योंकि हमारा सिलेबस मानव भूगोल पढ़ना है सेमेस्टर सेकेंड में। ठीक है। तो मानव भूगोल की अगर हम बात करें तो मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। एक तरफ है मैन, दूसरी तरफ है इन्वायरमेंट। ठीक है। यानी मानव और उसके आसपास का पर्यावरण, इन दोनों के बीच में किस तरीके का रिलेशन है। ठीक है। इसको अध्ययन करना, इस चीज को अध्ययन करना, इस चीज की स्टडी करना, मानव और उसके पर्यावरण के बीच के जो अंतर संबंध हैं उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल। ठीक है। अर्थात द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरमेंट इज नोन एज ह्यूमन ज्योग्राफी। ये सिंपल डेफिनेशन हो गया। ठीक है। अब मानव भूगोल की हमने कई उपशाखाएं देखी, बहुत सारी ब्रांचेस देखी मानव भूगोल की या ह्यूमन ज्योग्राफी की। जैसे मानव विज्ञान भूगोल। ठीक है। मानव विज्ञान भूगोल क्या होता है, यह बड़े पैमाने पर स्थानिक संदर्भ में विविध प्रजातियों का अध्ययन करता है। ठीक है। यह एंथ्रोपोलॉजी, इससे ये एंथ्रोपोलॉजी से बना हुआ है मानव विज्ञान भूगोल। ठीक है। ऐसे ही हमने सांस्कृतिक भूगोल या इंग्लिश में इसे बताएं तो कल्चरल ज्योग्राफी, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, यह मानवीय संस्कृतियों की उत्पत्ति, संगठकों और प्रभावों की चर्चा करता है कि अलग अलग कल्चर्स किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है। अगर हम आर्थिक भूगोल की बात करें कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या होता है, यह भी एक मानवीय भूगोल का पार्ट है। तो यह है स्थानिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर आर्थिक गतिविधियों की, आर्थिक गतिविधि क्या होती है, यानी वो एक्टिविटी या वो गतिविधि जिससे आपका धन या पैसा आप कमा सकें। ठीक है। अगर आप बिना पैसे के, बिना धन कमाने की इच्छा से कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो आर्थिक गतिविधि में नहीं आएगा।
ठीक है। आर्थिक गतिविधि में वही चीज़ें आएंगी जिससे आप पैसा कमा पा रहे हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर आर्थिक गतिविधियों की अवस्थिति यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ कहाँ पर हो रही है और उसको क्या कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों का जो वितरण है, इन सब चीज़ों की अवस्थिति, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहाँ कहाँ पर, कौन कौन सी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर इस्टाब्लिश्ड है, उनको किस तरीके का रिसोर्स चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्थिक भूगोल, ठीक है। आर्थिक भूगोल का अध्ययन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है: संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक या परिवहन भूगोल। ये आर्थिक भूगोल के ही सब टाइप्स हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें राजनीतिक भूगोल, इसमें क्या पढ़ा जाता है? यह स्थानिक संदर्भ में राजनीतिक परिघटनाओं का अध्ययन करता है, ठीक है। जो भी पॉलिटिकल डायमेंशंस नई नई क्रिएट हो रही हैं, चाहे इंडिया में या ग्लोबल लेवल पर, तो उन सब चीज़ों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक व प्रशासनिक प्रदेशों के उद्भव व रूपांतरण की व्याख्या करना है, ठीक है। इसमें हम नेचुरल बाउंड्रीज पढ़ेंगे, ठीक है। किस तरीके की सुपर इम्पोज बाउंड्रीज होती हैं, बाउंड्रीज पढ़ेंगे, फ्रंटियर्स पढ़ेंगे, ठीक है। अलग अलग फॉल्टी सिस्टम पढ़ेंगे अलग अलग कंट्रीज़ का, जियोपॉलिटिक्स पढ़ेंगे इसमें हम, ठीक है। ऐतिहासिक अगर भूगोल की बात करें तो भौगोलिक परिघटनाओं का स्थानिक व कालिक अध्ययन ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। यानी जो भी भौगोलिक परिघटना है, जो भी जोग्राफिकल फेनोमेनास है, ठीक है, ज्योग्राफी की रिलेटेड जो भी फेनोमेनास हुए हैं, जैसे हमने अगर अर्थक्वेक को ले लिया जाए, ये जोग्राफिकल फेनोमेना है, ठीक है। उसका अर्थक्वेक की स्टडी करना कि हिस्ट्री में किसी भी एक स्पेस पर, मान लो इंडिया में, तो इंडिया के किसी एक रीजन में अगर हम स्टडी कर रहे हैं अर्थक्वेक कि इस किस टाइम पे यहाँ पहले अर्थक्वेक आया था, उससे पहले क्या आया, कब आया था और उसका क्या इम्पैक्ट रहा, यानी उसकी हिस्ट्री देख रहे हैं। किसी भी एक जोग्राफिकल फीचर की स्टडी, हिस्टोरिकल आस्पेक्ट में स्टडी करना, उसको क्या कहलाता है? ऐतिहासिक भूगोल, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम सामाजिक भूगोल की बात करें, सोशल ज्योग्राफी की बात करें, यह स्थान की सामाजिक परिघटनाओं का विश्लेषण करता है, जिसमें निर्धनता, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन यापन सामाजिक भूगोल के कुछ मुख्य क्षेत्र हैं, ठीक है। इसमें हम पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे, पॉवर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे है, ठीक है। स्वास्थ्य का, शिक्षा का, जीवन यापन, सामाजिक भू, ये सारी चीज़ें, ठीक है, लिविंग स्टाइल, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं सामाजिक भूगोल के अंतर्गत। जनसंख्या भूगोल की अगर हम बात करें तो ये जनसंख्या के विविध पक्षों जैसे जनसंख्या वितरण, घनत्व, संगठन, प्रजनन क्षमता, मृत्यता, प्रवास आदि का अध्ययन करता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर अधिवास भूगोल की बात की जाए तो ये ग्रामीण व नगरीय अधिवासों के आकार, वितरण, प्रकार, पदानुक्रम और अधिवास व्यवस्था से संबंधित अन्य आधारों का अध्ययन करता है, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या देखा? ह्यूमन ज्योग्राफी का स्कोप देखा, ह्यूमन ज्योग्राफी की बहुत सारी ब्रांचेस देखें और उनमें क्या क्या पढ़ाई जाती है, ये सारी चीज़ें देखें, ठीक है। अब आप थोड़ा सा पता चल गया होगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, और ज्योग्राफी का भी पूरा स्कोप पता चल गया होगा, ठीक है। मान लीजिए, मतलब आप अगर मानव भूगोल पढ़ ले रहे हैं या अर्थात या भूगोल के छात्र हैं, तो आप कहीं ना कहीं लगभग हर पॉइंट, हर सब्जेक्ट को टच किए हुए हैं, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, आप लगभग हर पॉइंट पे टच किए हुए हैं अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब हमने पूरा सारा चीज़ें देखी, मानव भूगोल क्या है, भूगोल क्या है, उसकी ब्रांचेस देखी। अब हम फिर से अपने लौट के आते हैं, अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट देखें तो मानव भूगोल का अर्थ क्या है, जो अभी हम पढ़ चुके थे। तो यहाँ से हम ड्राइव कर लेंगे कि मानव भूगोल क्या था। हमने देखा था कि मानव भूगोल क्या था, मानव और भूगोल के बीच, मानव और पर्यावरण के बीच के जो अंतर संबंध है, उन सब चीज़ों का अध्ययन करना हम क्या कहलाते थे? मानव भूगोल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि पर्यावरण का भौगोलिक अध्ययन, ये क्या कहलाएगा? पर्यावरणीय भूगोल, ठीक है, या इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, तो ये तो नहीं होगा। मानव और जीव जंतुओं का भौगोलिक अध्ययन, मानव और जीव जंतुओं केवल, ठीक है, मानव और जीव जंतुओं का भौगोलिक अध्ययन क्या कहलाता है? जैव भूगोल या बायोज्योग्राफी, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब पहला देखते हैं, मानव की क्रियाओं का भौगोलिक अध्ययन, एग्जैक्टली करेक्ट है, ठीक है। मानव की जितनी भी क्रियाएं हैं उनका भौगोलिक अध्ययन करना, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में उन सारी एक्टिविटीज़, मानव की गतिविधियों को स्टडी करना क्या कहलाता है? मानव भूगोल। तो पहले का करेक्ट आंसर क्या हो गया? फर्स्ट, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में मीन्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज नॉन एज ज्योग्राफिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मानव भूगोल की शाखा हैं, यानी मानव भूगोल की शाखा हैं। अब इनमें से चारों में से शाखा पूछा है कि इनमें से कौन कौन सी मानव भूगोल की शाखा है। अगर आपने वीडियो अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए आंसर कर लेंगे। मानव भूगोल में आर्थिक भूगोल भी आता है,
ठीक है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ऑप्शन बी सामाजिक भूगोल, ये भी सही है। ये सोशल ज्योग्राफी इज आल्सो ए पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। राजनीतिक ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल या पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी ये सभी ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रखा है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, या फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किसे कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज रेडजल, ठीक है। फ्रेंडरिच रेडजल। ये कहाँ का स्कॉलर था, ये फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट का स्कॉलर है, ठीक है, फ्रेंडरिच रेडजल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा फ्रेंडरिच रेडजल के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये कौन थे, ठीक है। ये वहाँ से पैदा हुए हैं 1844 में, ख़त्म हुए 1904 में, ठीक है। ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाई डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी एवोल्यूशन की, ठीक है। यानी वही जीव जंतु रह सकता है पृथ्वी पर जो सर्वाइवल, वही जीव सर्वाइव कर सकता है जो फिट है, ठीक है। यानी उस थ्योरी से ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, और इसी के बेस पे इन्होंने एक लेवेंसरम की थ्योरी को प्रोपाउंड किया, या सोशल डार्विनिज्म की थ्योरी दी। इसी से उन्होंने क्या थ्योरी दी थी, सोशल डार्विनिज्म, ठीक है। आप ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी मैं कॉन्सेप्ट यहाँ लिखूंगा, सोशल डार्विनिज्म, लेबेंसरम, इन सबको आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट वाइज अपने नोट्स में लिखते जाइएगा, क्योंकि ये केवल आप यहाँ अकेडमिक के लिए ज़रूरी नहीं है। ये आप जब भी नेट का पेपर देंगे, या फर्दर आप पीजीटी का पेपर देंगे, या फिर यूपी हायर एजुकेशन का भी पेपर देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उन सब चीज़ों में ये बहुत ही आपको याद, अभी से याद रखेंगे तो ये कभी भूलने वाले हैं। ये सारी चीज़ें उस पेपर में आती हैं, ठीक है, और मेनली ये मिलान करने को आती हैं ये सारी चीज़ें। तो सोशल डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, फ्रेडरिच रेडजल। सोशल डार्विनिज्म क्या होता है, जैसे डार्विन्स ने बोला था कि जीव जंतु वही सर्वाइव कर सकता है पृथ्वी पर जो फिट होगा, ठीक है। जो सिचुएशन के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से ये फ्रेडरिच रेडजल बोलते हैं कि वही स्टेट ग्रो कर सकता है, यानी वही देश ग्रो कर सकता है जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से फिट बैठेगा, ठीक है। यानी जो पॉलिटिक्स की कंडीशन बन रही है, जो भी पॉलिटिकल कंडीशंस बन रही हैं, अगर उसमें खुद को स्टेबलाइज कर पा रहा है कोई भी कंट्री, तो वही फिट है और वही सर्वाइव करेगा। और जो भी कंट्री जो पॉलिटिकल कंडीशंस में है, जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस में फिट नहीं हो पा रहे हैं, वो सर्वाइव करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। या फिर इनको थोड़ा बड़े फेस में देखा जाए, सोशल डार्विनिज्म जो इन्होंने थ्योरी दी है, सोशल डार्विनिज्म, ठीक है, इसी को हम नियो डिटर्मिनिज्म ही कह देते हैं। सॉरी, इट इज़ नॉट नियो, इट इज़ न्यू डिटर्मिनिज्म, ठीक है। ये न्यू डिटर्मिनिज्म, इसका अकॉर्डिंग क्या है, अगर हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये कह रहे हैं कि सोसाइटी कोई भी, या ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन बींग, सोशल डार्विनिज्म का मतलब है ग्रुप्स, जो भी मानव के जो ग्रुप्स बन गया या सोसाइटी बन गई है, उसको सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। यानी ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स मस्ट स्ट्रगल टू सर्वाइव, दिस इज द थ्योरी सोशल डार्विनिज्म गिवन बाय फ्रेडरिच रेडजल, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बोला है कि स्टेट्स एज ऑर्गेनिज्म ओवेइंग टू लॉज ऑफ एवोल्यूशन सर्वाइवल टू फिटेस्ट, यानी किसी भी स्टेट को फिट रखने, सर्वाइव करने के लिए उसको फिट रहना होगा, ठीक है, जो अभी हमने बताया, ठीक है। तीसरा इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेंसरम, ठीक है, या कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेंसरम, इसका अर्थ होता है लिविंग स्पेस। लिविंग स्पेस का मतलब होता है कि अ स्टेट, यानी एक देश, अ स्टेट लाइक सिंपल ऑर्गेनिज्म मस्ट आइदर ग्रो और डाई एंड कैन नेवर स्टैंड स्टिल। इसका मतलब ये है कि कोई भी देश, ठीक है, किसी भी कंडीशन में या तो वो आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी वो एक बड़ा होगा, या फिर वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम वो उसी पोजीशन पे रुका नहीं रहेगा। चाहे इंडिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, रसिया हो, ब्राज़ील हो, कोई भी देश है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है या वो ख़त्म हो गया है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो हमेशा स्टैंड स्टिल नहीं रहेगा, उस वहाँ पे रुका नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट था, लेवेंसरम का कॉन्सेप्ट था। यानी ये किसी भी स्टेट को कंपेयर कर दे रहे हैं किससे, एक ऑर्गेनिज्म की तरह,
ठीक है, एक जीव जंतु की तरह स्टेट को मान ले रहा है। जैसे जीव जंतु क्या होता है, पहले यंग होता है, ठीक है, बाद में मैच्योर होता है, लास्ट में ओल्ड होता है, और फाइनली डाई हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसी प्रकार से ये बोलते हैं कि कोई भी एक स्टेट है, कोई भी एक राज्य है, वो पहले एक छोटा रहेगा, यंग रहेगा, बाद में मैच्योर हो जाएगा, अपनी फ्रंटियर्स को खोलेगा, आगे की तरफ एक्सटेंड करेगा, जो भी आसपास का रीजन है उसको कैप्चर करेगा, बड़ा हो जाएगा कोई भी स्टेट, फिर और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा, आसपास के सारे रीजन को अपने अंडर कब्जा कर रखेगा, और फिर ख़त्म हो जाएगा, और फिर से ये चेन फिर से स्टार्ट होगी। तो ये अगर आप अभी के उसमें इनकी थ्योरी को वैलिड करें तो यूएसएसआर पे बिल्कुल फिट बैठता है, ठीक है। यूएसएसआर पहले बहुत छोटा था, फिर बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, और लास्ट में जाके उसके बहुत सारे पार्ट्स, 14 पार्ट्स में वो टूट गया, ठीक है, तो वो यानी डाई हो गया। तो ये क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ लेवेंसरम या लिविंग स्पेस, ठीक है, किसने दिया था, फ्रेडरिच रेडजल ने। तो आपने यहाँ दो कॉन्सेप्ट देखे, सोशल डार्विनिज्म या लेवेंसरम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इनकी अगर बुक्स की अगर हम बात करें तो इनकी एक बुक है एंथ्रोपोजोग्राफी, एंथ्रोपोजोग्राफी, ठीक है, अर्थात मानव भूगोल, ठीक है। इसी ज्योग्राफी की ये पहली बुक थी, एंथ्रोपोजोग्राफी मानव भूगोल की, इसी वजह से इनको मानव भूगोल का जनक कहा जाता है या फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ही कॉइन द टर्म एंथ्रोपोजोग्राफी, सबसे पहले इस एंथ्रोपोजोग्राफी शब्द को कॉइन किया है इन्होंने, ठीक है। इनकी दूसरी बुक है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इनकी दूसरी बुक का नाम क्या था, राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो ये इनकी दो बुक रही हैं, एंथ्रोपो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी। एंथ्रोपो ज्योग्राफी ये 2 वॉल्यूम में आई थी, ठीक है, इसके 2 हिस्से हैं, ये 2 वॉल्यूम में आई हुई किताब है, ठीक है, एंथ्रोपो ज्योग्राफी। और फ्रेडरिच रेडजल की अगर हम बात करें तो ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते हैं, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है निश्चयवाद सिद्धांत, ठीक है, यानी ये मानते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है, इंसान प्रकृति के आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये सारी चीज़ों को और सारी फेनोमेनास को वैलिड प्रूव करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने फ्रेडरिक रेडजल के बारे में सब कुछ देखा है। तो चलते हैं अपने फिर से क्वेश्चन। जैसे हमने कंसीडर क्वेश्चन नंबर 3 में फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, रेडजल। उसी प्रकार से हम फादर ऑफ ज्योग्राफी स्टडी करेंगे। फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन कौन है, हिकैटियस, ठीक है, यानी भूगोल का जनक कौन है, हिकैटियस को माना जाता है। कहीं कहीं पर ये इरेटोस्थनीज भी दे रखा है फादर ऑफ ज्योग्राफी, लेकिन अगर हिकैटियस और इरेटोस्थनीज दोनों हैं, ठीक है, तो आप प्रीफर करेंगे हिकैटियस को, ठीक है। सेकंड है फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, अर्थात व्यवस्थित भूगोल का जनक, तो इस व्यवस्थित भूगोल का जनक आप इरेटोस्थनीज को कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे कि फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी कौन है, फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। इसका आप आंसर करेंगे कि फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी कौन है, अर्थात भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मानव भूगोल क्रमबद्ध विश्लेषण करता है किस चीज़ का, पहला पर्यावरणीय दशाओं का, दूसरा मानव और पृथ्वी के मध्य विद्यमान संबंधों का, ऑप्शन सी जनसंख्या का, ऑप्शन डी मानव प्रजातियों का, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी। अभी हमने पढ़ा था कि मानव भूगोल क्या होता है, मानव और पर्यावरण के बीच के जो अंतर संबंध हैं उनकी स्टडी करता है, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। मैन और उसके इन्वायरमेंट के बीच का जो इंटर रिलेशनशिप है, उसके बीच के अंतर संबंध है, उनको स्टडी करना क्या कहलाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 का बी, या ह्यूमन ज्योग्राफी सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड अर्थ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि मानव भूगोल, एक डेफिनेशन दे रखी है और पूछा है कि ये किसने दिया है, ठीक है। मानव भूगोल क्रियाशील मानव, यहाँ पे आप ये टर्म्स देखेंगे, क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जीन ब्रून्स का, ऑप्शन बी रिच्टोफैन का, ऑप्शन सी कुमारी शैम्पुल का, ऑप्शन डी रेडजल का, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में इसको डिफाइन करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिव मैन एंड अनस्टेबल अर्थ
हु एमंग द फॉलोइंग सेड दिस? ऑप्शन ए जीन ब्रून्स, ऑप्शन बी रिक्टोफैन, ऑप्शन सी कुमारी शैम्पल, ऑप्शन डी रेडजिल। ठीक है, तो ये जो कथन है ये आपका ऑप्शन सी यानी कुमारी शैम्पल का है, एलन चर्चिल सैम्पल। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन है, इन्होंने कहा था, शैम्पल ने कहा है कि ह्यूमन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, ह्यूमन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी की धरातल की उपज है। इंसान क्या है? एक पृथ्वी की धरातल की उपज है। अर्थात ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच को फॉलो करती थी, यानी कि ये सारा कुछ जो भी चीज़ें होती हैं, घटित होती हैं, वो सब कुछ ये मानती थी कि वो सब प्रकृति करती है। ठीक है, इंसान उसमें कुछ भी रोल प्ले नहीं कर सकता। ठीक है, इंसान प्रकृति के अंडर है और जो प्रकृति चाहेगी वैसा ही होगा। ठीक है, तो इसी वजह से इन्होंने कथन दिया है कि ह्यूमन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, यानी ह्यूमन जो मानव है वो प्रकृति की ही उपज है, या जो धरातल की ही उपज है। ठीक है, इनका दूसरा स्टेटमेंट ये है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये आप डेफिनेशन के तौर पे, मानव भूगोल की डेफिनेशन के तौर पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एलन चर्चिल सैम्पल ये अमेरिकन थी। ठीक है, अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट से थी और ये शिष्य थी, किसकी शिष्या थी? फ्रेडरिच रेडजल की, जो मानव भूगोल के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सेल्फ इज द बेस्ट सिंबल ऑफ ह्यूमन कल्चर, हुज स्टेटमेंट इज दिस? स्वयं मानव संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो अगर इसका करेक्ट आंसर बताया जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, जीन ब्रून्स, या जीन ब्रून्स। ये कहाँ के थे? ये आपके फ्रेंच जोग्राफर हैं। ठीक है, फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट से हैं, और फ्रेंच स्कूल मेनली पॉसिबिलिज्म के लिए जाना जाता है, पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच देते हैं, चाहे वो बाइडल डब्लास हों या फिर ब्रून्स हों। ठीक है, पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच हिंदी में अगर बात करें तो संभववाद, अर्थात ये बोलते हैं कि सब कुछ संभव है, देयर इज नो नेसेसिटी। ठीक है, एवरीवेयर देयर इज पॉसिबिलिटी, हर हर जगह यहाँ संभावना है। संभावना किस वजह से क्रिएट हो रही है? टेक्नोलॉजी के बेस से। ठीक है, या नॉलेज के बेस से, यानी इंसान नॉलेज और टेक्नोलॉजी की मदद से प्रकृति ने जो नेसेसिटी या जो मजबूरियां क्रिएट की हैं उनको तोड़कर वहाँ संभावनाओं की तलाश कर रहा है। यानी ये बोलते हैं कि मानव एक एक्टिव एजेंट है, ह्यूमन ही एक एक्टिव एजेंट है, पृथ्वी जो नेचर है वो एक पैसिव एजेंट है। जैसा ह्यूमन चाहेगा वैसे ही प्रकृति चलेगी। ठीक है, इनकी विचारधारा ये रही है, और इस विचारधारा को सबसे आगे लाने का जो योगदान दिया है वो है बाइडल डी ब्लाश। ठीक है, वो भी फ्रेंच स्कूल के जोग्राफर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम ब्रून्स के बारे में पढ़ ले रहे हैं। ब्रून्स इज कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ ह्यूमन जोग्राफी। ठीक है, मानव जोग्राफी, जो मानव भूगोल के जो संस्थापक थे उनमें से एक थे ये ब्रून्स। ठीक है, सम इवन से दैट ही इज़ वन ऑफ द फादर ऑफ सोशल जोग्राफी। ये जो सामाजिक भूगोल है उसके एक जनक भी कहे जाते हैं। ठीक है, ही अचीव्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन विद द पब्लिकेशन ऑफ जोग्राफी ह्यूमन। इनकी जो किताब थी वो जोग्राफिक ह्यूमन थी। ठीक है, तो ब्रून्स ने कहा है कि स्वयं मानव संस्कृति का एक सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ब्लास के अनुसार, बाइडल डी ब्लास की बात हो रही है, ब्लास के अनुसार मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में शामिल है। तो हमने अभी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र देखे थे कि उनमें कौन कौन सी सब ब्रांचेस हैं। क्या मानव भूगोल में हम जनसंख्या क्या स्टडी करते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि जनसंख्या किस किस में बोल पढ़ते हैं हम, मानव भूगोल के किस सब ब्रांच में पढ़ते हैं? ये आप पढ़ेंगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी में। ठीक है, जब आप जनसंख्या भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें आप जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। परिवहन ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। सांस्कृतिक कल्चर ज्योग्राफी में हम सांस्कृतिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, सांस्कृतिक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात ब्लास के अनुसार मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में ये सभी शामिल हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर हो गया? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब थोड़ा बहुत हम बाइडल डी ब्लास के बारे में भी जान ले रहे हैं। तो यहाँ हमने स्टडी किया बाइडल डी ब्लास के बारे में
ही वॉज द सपोर्टर ऑफ पॉसिबिलिज्म अप्रोच। लैंडस्केप कोरोलॉजी की बात करते हैं वो। ही वॉज द सपोर्टर ऑफ रीजनल जोग्राफी, मेनली फोकस्ड ऑन पेस। पेस क्या होता है? नेचुरल होमोजीनियस रीजन होता है, यानी किस कोई भी एक एरिया होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, और जो जो छोटे छोटे एरियाज पैकेट्स बनते हैं उनको क्या बोला जाता है? पेस बोला जाता है। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनरे डी बाया या वे ऑफ लिविंग। ठीक है, तो यहाँ हमने बाइडल डी ब्लास के बारे में अध्ययन किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने मानव भूगोल को पारिस्थितिक विज्ञान कहा है? ठीक है, इकोलॉजिकल साइंस किसने कहा है? हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड ह्यूमन ज्योग्राफी एज एन इकोलॉजिकल साइंस? ठीक है, क्या ये T.A. रैनर थे, ब्लास थे, रेडजल थे, या कुमारी शैम्पुल थे? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका टी रैनर है। ठीक है, टी रैनर ने क्या कहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज एन इकोलॉजिकल साइंस। ओके, लेकिन जो इकोलॉजिकल साइंस से जो कॉन्सेप्ट मेनली प्रोपाउंड किया है स्टार ट्री रैनर ने किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इकोलॉजिकल साइंस का जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे वो थे H.H. ब्यूरोज। ठीक है, H.H. ब्यूरोज के अकॉर्डिंग, या बैरोज के शब्दों में कहें, 1923 में उन्होंने कहा था कि इस प्रकार पर भूगोल मानव पारिस्थितिकी का विज्ञान है। एक्चुअली जो ये कथन है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक्चुअली बैरोज का है। ठीक है, H.H. बैरोज का कथन है। ये कब दिया था? 1923 में दिया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी वाज पुट फॉरवर्डेड बाय अमेरिकन जोग्राफर्स हु हैड बिलीव इन सोशल डार्विनिज्म, दैट वाज H.H. बैरोज, हु इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू द एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जोग्राफर, ठीक है, जिसे हम आग बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जोग्राफर, इन 1923 डिक्लेयर्ड दैट ह्यूमन जोग्राफी इज एन ह्यूमन इकोलॉजी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, द फोकस ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन जोग्राफी इज, या मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? क्या वो वेजिटेशन के बारे में स्टडी करते हैं, एनिमल लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, ह्यूमन के बारे में स्टडी करते हैं, या कल्चर के बारे में? या फिर हम बात करें तो वनस्पति के बारे में, क्या मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र है वनस्पति, या प्राणी विज्ञान मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र है, या मानव एक अध्ययन का केंद्र है, या संस्कृति है? तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज मानव। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी किसके बारे में पढ़ रही होती है? ह्यूमन ज्योग्राफी में मेनली दो फील्ड होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, मैन, दूसरा उसका इन्वायरमेंट एंड हिज इन्वायरमेंट। ठीक है, मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, इनकी स्टडी की जाती है, यानी मैन होगा तभी तो उसका इन्वायरमेंट होगा। तो सबसे ज़्यादा केंद्र बिंदु या सेंटर पॉइंट क्या है जिस चीज़ को पढ़ा जा रहा है? वो हम इंसान को पढ़ रहे हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में किसकी स्टडी की जा रही है? मैन की स्टडी की जा रही है। ठीक है, या ह्यूमन की स्टडी की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रेडरिक रेडजल को जनक कहा जाता है किस चीज़ का? कृषि भूगोल का, मानव भूगोल का, सांस्कृतिक भूगोल का, या इन सभी का? तो ये आप अभी मैंने पूरा डिस्कस किया था अच्छे से। तो फ्रेडरिक रेडजल को किसका जनक कहा जाता है? फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, फ्रेडरिक रेडजल वाज फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, मानव भूगोल का विकास कब हुआ था? 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, या 20वीं शताब्दी? ठीक है, व्हेन वाज द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी, ह्यूमन ज्योग्राफी? ठीक है, 17वीं शताब्दी में, 19वीं में, 18वीं में, या 20वीं में? ठीक है, इन 17वीं शताब्दी से पहले ऐसा ह्यूमन ज्योग्राफी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, सारी चीज़ें एक साथ पढ़ी जाती थी। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था कि ह्यूमन ज्योग्राफी कब से स्टार्ट हुआ है। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ 19 और 20 सेंचुरी में, या 19 या 20वें दशक में, या 19वीं 20वीं शताब्दी में, सॉरी, ये मानव भूगोल का कॉन्सेप्ट आया। उससे पहले सारा चीज़ जनरल ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ा जाता था, या मेनली फोकस किस पे था? फिजिकल ज्योग्राफी पे। तो ये 19 सेंचुरी से ह्यूमन ज्योग्राफी का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, और लगातार ये डेवलपमेंट होता चला जा रहा है। ठीक है, नई नई ब्रांचेस ह्यूमन ज्योग्राफी की ऐड होती चली जा रही हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने क्लासेस या किसी और कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र हैं BA सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड, उन सभी को सेंड करिएगा। ठीक है, शेयर करो। ठीक है, तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, एंथ्रोपोजोग्राफिक नामक पुस्तक के लेखक हैं। ये मैं अभी जब फ्रेडरिक रेडजल पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि फ्रेडरिक रेडजल की मुझे मेनली दो किताबें हैं।
आप बताइए कौन कौन सी है। पहला है एंथ्रोपोजोग्राफी, जो यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। दूसरी पुस्तक का नाम क्या है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है। एंथ्रोपोजोग्राफी मेनली 2 वॉल्यूम में किताब आई थी, 2 वॉल्यूम में। और ये जो एंथ्रोपोजोग्राफी, ये जो शब्द है, ये सबसे पहले फ्रेडरिक रेडजल ने ही कॉइन किया था। इसी वजह से फ्रेडरिक रेडजल को फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13। रेडजल की मानव भूगोल नामक अपनी पुस्तक, रेडजल ने, सॉरी ये गलत है यहाँ पे, रेडजल ने मानव भूगोल नामक अपनी पुस्तक किस भाषा में लिखी थी? क्या ये अंग्रेजी में लिखी थी, जर्मन में, स्पेनिश में, इनमें से कोई नहीं? तो ये मैंने, अगर आपको ध्यान रहे तो पहले थोड़ा सा ध्यान से करते जाइएगा तो आपको पता होगा कि रेडजल कहाँ का था। रेडजल कहाँ का था? जर्मन, ही वॉज ए जर्मन स्कॉलर, ठीक है। तो ये जो बुक लिखी गई है मानव भूगोल या एंथ्रोपोजोग्राफी, जो रेडजल ने लिखी है, या पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये दोनों ही बुक किस भाषा में है? जर्मन भाषा में है, ठीक है। जो एंथ्रोपोजोग्राफी जो किताबें हैं, ये जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजल के द्वारा लिखी गई। पहला वॉल्यूम आया 1882 में और दूसरा वॉल्यूम आया 1892 में, यानी 2 वॉल्यूम में ये किताब है। 2 खंडों के नाम काम का शीर्षक है, जो प्रारंभिक मानव भूगोल पर अपने प्रभाव, विशेष रूप से राजनीतिक भूगोल पर अपने विचार के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यही पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15, कि रेडजल ने मानव भूगोल नामक पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित की थी, ठीक है। तो ये 2 खंडों में प्रकाशित की थी, एक 1882 में, दूसरा 91 में, ठीक है। तो एंथ्रोपोजोग्राफी जो पुस्तक थी वो 2 वॉल्यूम की थी, 2 वॉल्यूम्स में थी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द ऑथर ऑफ द बुक, सॉरी, ऑथर ऑफ द बुक ज्योग्राफी ऑफ मैन इज, जो ज्योग्राफी ऑफ मैन या इस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योग्राफी ऑफ मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या ये रेडजल हैं, ब्रून्स हैं, डेमांजिया है, या हेटनर है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज हेटनर, ठीक है। अब जो हेटनर थे, इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड हेटनर। ये जर्मनी के ही प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। जर्मनी के अगर प्रसिद्ध भूगोलवेत्ताओं की बात करूं तो आधुनिक भूगोल के जनक अर्थात अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर भी जर्मनी से थे, ठीक है। रिक्टोफैन की बात करें, वो भी जर्मनी से थे। अल्फ्रेड हेटनर भी जर्मनी से हैं। फ्रेडरिक रेडजल भी जर्मनी से हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम इंग्लैंड के भूगोलवेत्ता की बात करें तो मैकेंडर, ठीक है, मैकेंडर का आपने नाम सुना है, ठीक है। मैकेंडर की हार्टलैंड थ्योरी आप पढ़ेंगे तो वो ब्रिटेन के थे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में आ जाते हैं आपके बाइडली ब्लास, जीन ब्रून्स, ठीक है, डिमांजिया, डिमांजिया आपके इंग्लैंड के थे, ठीक है। इसी तरीके से आप अमेरिकन जोग्राफर की बात करें तो आप उसमें विलियम डेविस पढ़ेंगे, ठीक है। पेंक जो आप शब्द पढ़ेंगे, पेंक की जोग्राफर, वो आपके जर्मन के हैं, ठीक है। एलन चर्चिल सैम्पल आपकी अमेरिका की हैं। तो ये सारे जोग्राफर हैं जो अलग अलग कंट्री के थे और उनकी अलग अलग अप्रोचेस रही हैं जोग्राफी को पढ़ने के लिए, ठीक है। ये सारा चीज़ आप बीए के लास्ट सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे, यानी बीए के 5th और 6th सेमेस्टर में ये सारे जोग्राफिकल थॉट का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा थोड़ा जान ले रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनके थ्रू, ठीक है। तो अल्फ्रेड हेटनर ने कहा है कि भूगोल सामान्यतः भूविज्ञान नहीं है, वरन पृथ्वी तल का एक क्षेत्रीय विज्ञान है, ठीक है। ये किस पे फोकस कर रहे हैं? क्षेत्रीय विज्ञान पे। क्षेत्रीय विज्ञान अर्थात रीजनल ज्योग्राफी, ठीक है। अब रीजनल ज्योग्राफी क्या होता है? एक होता है सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, दूसरा होता है रीजनल ज्योग्राफी। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी यानी एक फेनोमेना को हम स्टडी करेंगे। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी अर्थात अगर हम माने अर्थक्वेक को स्टडी करना है तो हम केवल अर्थक्वेक को ही स्टडी करेंगे, किसी और फेनोमेना को स्टडी नहीं करेंगे। उसमें हम वोल्केनो को नहीं देखेंगे, पॉपुलेशन नहीं देखेंगे, या किसी और चीज़ को नहीं देखेंगे। केवल अर्थक्वेक पढ़ेंगे, लेकिन पूरे ग्लोब का स्टडी करेंगे, ठीक है। पूरे एक बहुत बड़े रीजन का स्टडी करेंगे। आप अर्थक्वेक पढ़ेंगे हर एरिया की, ठीक है। एक थीम को पढ़ेंगे, पूरे एरिया में पढ़ेंगे, ठीक है। पूरे ग्लोब का स्टडी करेंगे, दैट इज सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। अगर दूसरी अप्रोच देखी जाए रीजनल ज्योग्राफी, इसमें क्या करते हैं हम पूरे अर्थ को बहुत सारे रीजन में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे अगर हम कॉन्टिनेंटल वाइज देखें तो एशिया अलग हो जाएगा, अफ्रीका अलग हो जाएगा, ये सारे बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हो जाएंगे। अगर हम कंट्री वाइज देखें तो इंडिया अलग हो जाएगा, चाइना अलग हो जाएगा, हम आपका
बांग्लादेश अलग हो जाएगा, नेपाल अलग हो जाएगा, ये सारे अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन जो भी हम रीजन पढ़ेंगे उसमें सारी थीम्स को पढ़ेंगे, उसमें अर्थक्वेक भी पढ़ेंगे, वॉल्केनो भी पढ़ेंगे, उसमें पॉपुलेशन का भी स्टडी करेंगे, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का भी स्टडी करेंगे। तो अगर किसी रीजन बाइज रीजन स्टडी की जा रही है, दैट बिकम्स क्षेत्रीय विज्ञान या रीजनल ज्योग्राफी, ठीक है। लेकिन अगर एक थीम एज ए होल पढ़ा जा रहा है, दैट बिकम सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, ठीक है। तो अल्फ्रेड हेटन किसको फोकस करते थे? क्षेत्रीय भूगोल को, ठीक है, या क्षेत्रीय विज्ञान को। इंग्लिश में अगर हम पढ़ें तो अकॉर्डिंग टू हिम ज्योग्राफी इज ए कोरोलॉजिकल साइंस, ठीक है, और इट इज ए स्टडी ऑफ रीजन्स। हेटनर रिजेक्टेड द व्यू दैट ज्योग्राफी कुड बी आइदर जनरल और रीजनल, ठीक है। द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड बोलकर कुंडे, यानी बोलकर कुंडे नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है पेसेल, ठीक है। अब हम 3 क्वेश्चंस और पढ़ने जा रहे हैं, 1 घंटा हो चुका है। अब 18, 19, 20 क्वेश्चन हम करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में आते रहेंगे, और इसी तरीके से पूरी सीरीज चलेगी जिसमें आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का सारा सिलेबस क्वेश्चन वाइज फॉर्मेट में ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा समायोजन के बीच एक अंतर है? ठीक है, पहला है आर्थिक समायोजन, राजनीतिक समायोजन, सामाजिक समायोजन, या ये सभी, ठीक है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन एडजस्टमेंट, ठीक है, यानी ह्यूमन और नेचर के बीच में जो एडजस्टमेंट हो रहा है, एक दूसरे को एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से हो रहा है, उनके बीच में अंतर किस तरीके से हो जा रहा है। तो क्या ये इकोनॉमिक एडजस्टमेंट है, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है, सोशल एडजस्टमेंट है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी ये सारे ही एडजस्टमेंट करने होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एडजस्टमेंट भी होगा, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट भी होगा, सोशल एडजस्टमेंट भी होगा, और ये एडजस्टमेंट किस किस के बीच में हो रहे हैं? ह्यूमन और उसके नेचर के बीच में, ठीक है, ह्यूमन और एनवायरमेंट के बीच में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भौगोलिक संबंध के भेद हैं। पहला है प्रयोग संबंध, विचार संबंध, नियंत्रण संबंध, या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 19, द डिस्टिंक्शंस ऑफ ज्योग्राफिकल रिलेशंस आर यूज रिलेशन, आइडियल कनेक्शन, कंट्रोल रिलेशन, या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज क्वेश्चन नंबर ऑफ ऑल ऑफ दीज, यानी ठीक है। यानी जो भी भौगोलिक संबंध के जो भेद हैं, अलग अलग प्रकार हैं भौगोलिक संबंध, यानी जो भी इंटर रिलेशनशिप्स होता है, ठीक है, जो भी संबंध है मानव और प्रकृति है, मानव और पर्यावरण के बीच में, तो वो प्रयोग संबंध भी है, विचार संबंध भी है, और नियंत्रण, एक दूसरे को नियंत्रित करने के संबंध में भी है, ठीक है। तो ये तीनों ही संबंध हैं प्रकृति और मानव के बीच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज फॉर्मुलेटेड टेरेस्ट्रियल यूनिटी इन ह्यूमन ज्योग्राफी? टेरेस्ट्रियल यूनिटी का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था? ठीक है, यह हिंदी में से बोलते हैं पार्थिव एकता। इसका निरूपण किसने किया है? क्या ये हम्बोल्ट था, रेडजल था, रिटर थे, या रेटनर थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट। टेरेस्ट्रियल यूनिटी की सबसे पहले जो बात की है वो अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट ने की है, बाद में रिटर, और सबसे ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस दिया है बार्डेल डी ब्लास ने, जो एक फ्रेंच जोग्राफर था, ठीक है। अब ये टेरेस्ट्रियल यूनिटी क्या होता है? अगर हम टेरेस्ट्रियल यूनिटी को समझें तो टेरेस्ट्रियल यूनिटी रेफर्स टू द आइडिया दैट द अर्थ सरफेस इज कनेक्टेड एंड कंटिन्यूअस होल, ठीक है। यानी जितना भी अर्थ सरफेस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और सब कुछ बना के क्या बन जा रहा है? एक पृथ्वी एक एज ए होल बन जा रही है, यानी पृथ्वी एक बन जा रही है, ठीक है। एंड दैट एवरीथिंग ऑन इट इज इंटरडिपेंडेंट इन इंटरकनेक्टेड, और जो भी पृथ्वी पर, पृथ्वी एक यूनिट है, और जो भी पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, और इंटर रिलेटेड भी हैं। यानी इन सारी चीज़ों का एक दूसरे से संबंध है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी एक लोनली नहीं है, कोई भी एक चीज़ अकेली नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें एक दूसरे से, कोई भी जो भी प्रोसेस हो रही हैं पृथ्वी पर, वो सारी प्रोसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक चीज़ को हम उसका रेट अफेक्ट करेंगे, एक चीज़ को हम इम्पैक्ट डालेंगे, तो दूसरी चीज़ पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये है टेरेस्ट्रियल यूनिटी का कॉन्सेप्ट, यानी पार्थिव एकता। प्रकृति के सभी तत्व परस्पर संबंधित होते हैं, और कोई भी भूदृश्य इन तत्वों के मिले जुले स्वरूप को प्रकट करता है, और जो भी लैंडस्केप बनता है वो इन्हीं मिले जुले स्वरूप, यानी जो भी अलग अलग परस्पर संबंध है, उन्हीं की वजह से कोई भी लैंडस्केप फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये आज तक हमने कंप्लीट किया, ठीक है। अगर आपको वीडियो यहाँ तक आप बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दूसरों तक ये जो वीडियो हैं दूसरों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, ठीक है, ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू।